की कहानी है भारत। और इस कहानी का दिल है उत्तर प्रदेश। यहाँ की हवा में सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की पहचान सांस लेती हैं। ये आंकड़े सिर्फ संख्या नहीं, ये इस महान प्रदेश की धड़कन है। आज हम इन धड़कनों को सुनेंगे, समझेंगे। उत्तर प्रदेश की पूरी कहानी को नंबर्स की ज़बानी समझेंगे। तो जो स्रोत हमारे सामने है ना, वो है उत्तर प्रदेश की 2011 की जनगणना पर एक बहुत ही गहरी रिपोर्ट। और आज हम इस प्रदेश का एक तरह से एक मेडिकल चेकअप करने वाले हैं। जी बिल्कुल, ये तरीका तो बहुत दिलचस्प है। पहले इसका आकार और वजन देखेंगे, यानी जनसंख्या। फिर देखेंगे इसकी नब्ज, मतलब वृद्धि दर। अच्छा। फिर समझेंगे कि इसके शरीर पर कितना दबाव है, यानी घनत्व। और अंत में इसके दिल और दिमाग की सेहत को भी परखेंगे, मतलब लिंगानुपात और साक्षरता के आंकड़ों से। बिल्कुल। तो तैयार हैं? जी बिल्कुल तैयार। चलिए, तो सबसे पहले प्रदेश के कद को दुनिया के नक्शे पर रखकर देखते हैं। ठीक है। हमारे सामने जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि 2011 में उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या थी लगभग 19.98 करोड़। 19.98? हाँ, मतलब इसे 20 करोड़ ही मानकर चल सकते हैं। 20 करोड़, ये तो अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ी संख्या है। भारत के हिसाब से ये कितना हुआ? यही तो सबसे दिलचस्प बात है। ये भारत की कुल आबादी का 16.51% है। 16% से भी ज्यादा? मतलब अगर आप भारत में कहीं भी 6 लोगों से मिलें तो पूरी संभावना है कि उनमें से एक उत्तर प्रदेश से होगा। हर छठा व्यक्ति? हाँ, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अच्छा। अगर उत्तर प्रदेश एक अलग देश होता तो ये दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश होता। क्या बात कर रहे हैं? चीन, भारत, अमेरिका और इंडोनेशिया के बाद सीधा यूपी का नंबर आता। मतलब ब्राजील और पाकिस्तान जैसे देशों से भी ज्यादा आबादी? उनसे भी ज्यादा। ये आंकड़ा जितना प्रभावशाली है उतना ही, सच कहूं तो, सोचने पर मजबूर करता है। सही बात है। इसका मतलब तो ये हुआ कि यूपी की समस्याएं भी किसी देश से कम नहीं होंगी। बिल्कुल, चाहे वो रोजगार हो, स्वास्थ्य हो या कानून व्यवस्था। और इसी आबादी के ताने बाने को देखें तो 52.29% पुरुष हैं और 47.71% महिलाएं। जी। ये छोटा सा अंतर भी आगे चलकर एक बड़ी कहानी बताएगा। जी, मैं इसका ध्यान रखूंगी। ये तो एक तरह से नींव के पत्थर जैसा है। बिल्कुल। अब जब हमने इसका आकार देख लिया तो चलो इसकी नब्ज चेक करते हैं। ठीक है। मतलब ये देखते हैं कि ये आबादी बढ़ किस रफ्तार से रही है। दशकीय वृद्धि दर। हाँ, डिकेडल ग्रोथ रेट। 2001 से 2011 के बीच यूपी की आबादी 20.23% की रफ्तार से बढ़ी। 20.23%। ये ज्यादा है या कम? मतलब राष्ट्रीय औसत से तुलना करें तो? बहुत अच्छा सवाल। ये राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। ओहो। जिसका मतलब है कि यूपी की आबादी देश के बाकी हिस्सों से तेज रफ्तार से बढ़ी। लेकिन इसमें एक छिपा हुआ सकारात्मक संकेत भी है। वो क्या? इससे पिछले दशक में, यानी 1991 से 2001 के बीच, ये रफ्तार 25.85% थी। अच्छा, तो रफ्तार थोड़ी धीमी हुई है। हाँ, जो जनसंख्या को स्थिर करने की दिशा में एक अच्छा कदम माना जा सकता है। और मुझे यकीन है कि पूरे प्रदेश में ये रफ्तार एक जैसी तो नहीं होगी। एकदम सही। यहीं पर तो असली कहानी छिपी है। एक तरफ है गौतम बुद्ध नगर, यानी नोएडा, ग्रेटर नोएडा का इलाका। जी। जहां वृद्धि दर 49.1% रही। 49%, लगभग 50% की बढ़ोतरी। हाँ, सिर्फ 10 साल में। वहीं दूसरी तरफ है कानपुर नगर, जहां ये रफ्तार सिर्फ 9.9% थी। इतना बड़ा अंतर? एक तरफ लगभग 50% और दूसरी तरफ 10% से भी कम। गौतम बुद्ध नगर में ऐसा क्या हुआ? विकास और पलायन। अच्छा। गौतम बुद्ध नगर औद्योगिक विकास, आईटी कंपनियों और रोजगार के अवसरों का केंद्र बन गया। तो उसने पूरे देश से लोगों को अपनी ओर खींचा। बिल्कुल। ये आंकड़ा वहां की जमीन पर बढ़ते दबाव की कहानी कहता है। जी, ये अंतर बहुत कुछ बताता है। यूपी की पिक्चर अब और साफ हो रही है। तो हमने देखा कि कुछ जगहों पर लोगों का दबाव बहुत ज्यादा है। अब सवाल उठता है कि इस भीड़ में लोग रह कैसे रहें? मतलब जमीन पर कितना बोझ है। सही। और यही हमें हमारे अगले टॉपिक यानी जनसंख्या घनत्व पर लाता है। पॉपुलेशन डेंसिटी। हाँ, इसका सीधा सा मतलब है कि 1 वर्ग किलोमीटर के छोटे से दायरे में औसतन कितने लोग रहते हैं। ये किसी भी जगह के संसाधनों पर दबाव को मापने को सबसे अच्छा तरीका है। और उत्तर प्रदेश में ये दबाव बहुत ज्यादा है। कितना? यूपी का औसत घनत्व है 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 829? हाँ। अब इसे ऐसे समझिए कि राष्ट्रीय औसत है 382। दुगने से भी ज्यादा। मतलब देश के बाकी हिस्सों के मुकाबले यूपी की जमीन पर दुगने से भी ज्यादा लोगों का बोझ है। और मुझे लगता है यहाँ भी गाजियाबाद और ललितपुर जैसी अलग अलग कहानियां होंगी। बिल्कुल। अगर यूपी की जमीन एक घर है तो गाजियाबाद उसका वो कमरा है जिसमें एक साथ बहुत सारे मेहमान आ गए हैं। 1971। सोचिए, दिल्ली की मेट्रो में पीक आवर में जैसी भीड़ होती है, वैसा हाल गाजियाबाद की जमीन का है। ये तुलना तो कमाल की है। और वहीं दूसरी तरफ है ललितपुर, जो वीकेंड की सुबह वाला लोधी गार्डन है, एकदम खुला खुला। वहां का घनत्व सिर्फ 242 है। इतना फर्क?
इसका मतलब गाजियाबाद, वाराणसी और लखनऊ जैसे शहरों पर सुविधाओं का दबाव बहुत ज्यादा होगा। हाँ, और परीक्षा में इनका क्रम भी पूछा जा सकता है। जी। और ये यूपीपीएससी का पसंदीदा सवाल है। सबसे ज्यादा घनत्व वाले जिलों का क्रम है गाजियाबाद, फिर वाराणसी और फिर लखनऊ। गाजियाबाद, वाराणसी, लखनऊ, ठीक है। तो अब तक हमने देखा कि यूपी की आबादी बहुत ज्यादा है और कुछ जगहों पर बहुत घनी बसी है। जी। अब इस भीड़ के अंदर झांकते हैं और देखते हैं कि समाज का संतुलन कैसा है। लिंगानुपात। हाँ, सेक्स रेशियो, यानी प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं बल्कि समाज की सोच का आईना है। और यूपी का आईना एक मिलीजुली तस्वीर दिखाता है। प्रदेश का औसत लिंगानुपात है 912। 912? मतलब हर 1000 पुरुषों पर 88 महिलाएं कम हैं। ये एक बहुत बड़ा गैप है। और शिशु लिंगानुपात? वो और भी ज्यादा चिंता की बात है। 0 से 6 साल के बच्चों के बीच ये आंकड़ा और गिरकर 902 पर आ जाता है। 902? ये दिखाता है कि लड़कियों के जन्म को लेकर समाज में आज भी भेदभाव है। बिल्कुल, लेकिन एक जिला ऐसा भी है जहां स्थिति बेहतर है। जौनपुर है ना? एकदम सही। और ये एक उम्मीद की किरण है। जौनपुर में लिंगानुपात 1024 है। 1024? हाँ। मतलब वहाँ महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है। हाँ, ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि बदलाव संभव है। लेकिन फिर हम सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। गौतम बुद्ध नगर, वहां का लिंगानुपात प्रदेश में सबसे कम है, सिर्फ 851। एक मिनट, ये तो बहुत ही विरोधाभासी बात है ना? गौतम बुद्ध नगर, जो सबसे विकसित, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा जिला माना जाता है, वहाँ लिंगानुपात सबसे कम। सबसे कम। और जौनपुर, जो शायद उतना विकसित नहीं है, वहाँ स्थिति इतनी अच्छी। यही तो इस डेटा का सबसे बड़ा टेक अवे है कि सिर्फ आर्थिक विकास और किताबी शिक्षा सामाजिक प्रगति की गारंटी नहीं है। पैसा और शिक्षा तो आई, लेकिन समाज की पुरानी सोच, जैसे लड़कों को प्राथमिकता देना, शायद उतनी ही मजबूत रही। अब समझ आया, ये आंकड़े सिर्फ रटने के लिए नहीं बल्कि सोचने के लिए भी हैं। अब लिंगानुपात से ही जुड़ा हुआ अगला विषय है साक्षरता, पढ़ाई लिखाई। हाँ, लिटरेसी। ये हमें समाज के दिमाग की सेहत के बारे में बताता है। उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर लगभग 67.7% है। मतलब मोटे तौर पर आज भी हर 3 में से 1 व्यक्ति पढ़ लिख नहीं सकता। बिल्कुल। और जब हम इस आंकड़े को तोड़ते हैं तो असली तस्वीर सामने आती है। महिलाओं और पुरुषों के बीच एक बड़ी खाई होगी। बहुत बड़ी। पुरुषों की साक्षरता दर है 77.3%, जबकि महिलाओं की सिर्फ 57.2%। 57%। ये सीधा 20% का फर्क है। ये एक पूरी पीढ़ी का अंतर है। और जिलों के बीच का अंतर तो और भी ज्यादा चौंकाने वाला होगा। हाँ, एक तरफ है गौतम बुद्ध नगर, जहां साक्षरता दर 80% से भी ज्यादा है, और दूसरी तरफ है श्रावस्ती, जहां यह आंकड़ा गिरकर 46.74% पर आ जाता है। आधे से भी कम। हाँ, आधे से भी कम लोग साक्षर हैं। ये एक ही प्रदेश में 2 अलग-अलग दुनिया बसने जैसा है। ये आंकड़े हमें एक दिशा देते हैं कि सरकार को अपने संसाधन और ध्यान सबसे ज्यादा कहाँ केंद्रित करने की जरूरत है। एकदम सही कहा। अब देखते हैं कि ये 20 करोड़ की आबादी रहती कहाँ है, गांवों में या शहरों में। उत्तर प्रदेश का दिल आज भी गांव में धड़कता है। प्रदेश की लगभग 77.73% आबादी। 77% से ज्यादा? हाँ, यानी 15 करोड़ से ज्यादा लोग आज भी गांव में रहते हैं। शहरी आबादी सिर्फ 22.27% है। ये 77% का आंकड़ा सिर्फ एक नंबर नहीं, ये एक जीती जागती सच्चाई है। बहुत अच्छी बात कही। हालांकि कुछ जिले तेजी से शहरीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे गाजियाबाद। सबसे ज्यादा ग्रामीण आबादी प्रयागराज में है। और सबसे कम शहरीकरण वाला जिला फिर से श्रावस्ती, जहां सिर्फ 3.5% लोग शहरों में रहते हैं। इसका मतलब तो साफ है कि उत्तर प्रदेश के विकास का रास्ता गांव से होकर ही गुजरता है। बिल्कुल। अब हम समाज की संरचना को और गहराई से समझते हैं और बात करते हैं सामाजिक वर्ग की, यानी SC और ST के आंकड़ों की। हाँ, ये हमें समाज के सबसे वंचित तबकों की स्थिति के बारे में बताते हैं। और ये आंकड़े समावेशी विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, उत्तर प्रदेश की आबादी में 20.69% हिस्सा अनुसूचित जातियों का है। 20% से ज्यादा। और ये पूरे देश में किसी भी राज्य में SC आबादी का सबसे बड़ा प्रतिशत है। ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। बिल्कुल। प्रदेश में सबसे ज्यादा SC आबादी वाला जिला सीतापुर है। और अनुसूचित जनजाति यानी ST का प्रतिशत तो काफी कम है, शायद 1% से भी नीचे। सही पकड़ा। ST आबादी सिर्फ 0.6% है, बहुत ही कम। और ये आबादी भी कुछ खास इलाकों में ही केंद्रित है। सबसे ज्यादा ST आबादी सोनभद्र जिले में मिलती है जी। वहीं बागपत जिले में SC और ST दोनों की आबादी सबसे कम है। सीतापुर, सोनभद्र और बागपत। हाँ, परीक्षा के लिए नाम बहुत जरूरी हैं। अब हम अपने विश्लेषण में धार्मिक संरचना को देखते हैं। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में 79.73% हिंदू और 19.26% मुस्लिम आबादी है। ये 2 सबसे बड़े समुदाय हैं। हाँ, इनके बाद सिख 0.32%, ईसाई 0.18%, जैन 0.11%
और बौद्ध 0.10% है। मतलब हर तरह के लोग एक साथ रहते हैं। और यही इसकी खूबसूरती है। ये भारत की सांस्कृतिक विविधता का एक छोटा मॉडल है। सही कहा। ये आंकड़े हमें प्रदेश की सामाजिक बुनावट को समझने में मदद करते हैं। और अब हम अपनी चर्चा के अंतिम पड़ाव पर हैं। अच्छा, यहाँ हम कुछ ऐसे तथ्यों पर नजर डालेंगे जो अक्सर परीक्षाओं में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। मैं तैयार हूँ। ये तो सबसे काम की चीज होगी। पहला तथ्य, प्रदेश में सबसे ज्यादा स्लम यानी झुग्गी झोपड़ी वाली आबादी मेरठ शहर में है। मेरठ में? मुझे लगा था कानपुर या लखनऊ होगा। नहीं, सही जवाब मेरठ है। दूसरा, जनसंख्या के हिसाब से प्रदेश का सबसे छोटा जिला महोबा है। महोबा, ठीक है। और स्लम आबादी में भी कोई क्रम है क्या? हाँ, और ये पूछा भी जाता है। सबसे ज्यादा मेरठ में, उसके बाद आगरा और फिर कानपुर नगर। मेरठ, आगरा, कानपुर। और एक आखिरी क्रम जो याद रखना है वो है सबसे कम जनघनत्व वाले 3 जिलों का। सबसे कम है ललितपुर में, हाँ। उससे थोड़ा ज्यादा सोनभद्र में और फिर हमीरपुर। वाह, ये स्लाइड तो सच में बहुत काम की है। सारे जरूरी तथ्यों एक जगह पर। हाँ, इस स्लाइड का हर एक पॉइंट एक संभावित प्रश्न है। तो आज हमने जो देखा वो सिर्फ आंकड़े नहीं थे, वो 20 करोड़ जिंदगियों का एक एक्सरे था। ये नंबर्स हमें बताते हैं कि इस महान प्रदेश की चुनौतियां क्या हैं और अवसर कहाँ छिपे हैं। सही बात है। जब आप श्रावस्ती की न्यूनतम साक्षरता का आंकड़ा देखें तो इसे सिर्फ एक तथ्य मत समझिए, इसे एक मिशन समझना है। हाँ, और जब आप जौनपुर के बेहतर लिंगानुपात को देखें तो उसे एक प्रेरणा समझिए। और जब गौतम बुद्ध नगर के विरोधाभास को देखूं तो उसे एक चेतावनी समझूं। बिल्कुल। कल जब आप एक अधिकारी बनेनी तो आपके फैसले इन्हीं आंकड़ों से दिशा लेंगे। जी। आपकी बनाई एक योजना करोड़ों लोगों के जीवन को बदल सकती है। ये जनगणना सिर्फ एक परीक्षा का अध्याय नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी की पहली पाठशाला है। जी बिल्कुल। इन आंकड़ों को अपनी रगों में उतार लीजिए, क्योंकि आप सिर्फ एक परीक्षा पास नहीं करने वाली हैं, आप उत्तर प्रदेश का भविष्य लिखने वाली हैं। जय हिंद।